स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी परीक्षा के पीटी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसमें हम बीपीएससी पूर्वावलोकन 2025 बुक्स की सीरीज़ को हम उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले मैंने इतिहास को स्टार्ट किया है और आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक, लिथिक मीन्स पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो इसका राइट आंसर है ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? आई होप कि आपको जीवाश्म का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, जीवाश्म जिसे इंग्लिश में फॉसिल भी बोलते हैं, फॉसिल। तो मानव के या किन्हीं भी चीज़ों के जो अवशेष होते हैं, जो कई हजारों सालों तक बचे हुए, सड़े हुए, गले हुए जो अवशेष होते हैं, उनको ही हम जीवाश्म कहते हैं। जो भी जीव होते हैं उनका जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, मतलब कई हजारों सालों के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो किस नदी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी या फिर ताप्ती घाटी। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? आपने बहुत सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं। तो आई होप कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसमें जो शैल चित्र हैं, शैल चित्र यानी पत्थरों पे बनाए गए हैं, शैल मीन्स पत्थर होता है, कि प्रमुख जो विषय थे वो सामूहिक नृत्य, रेखा अंकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप थे उनसे जुड़े थे ये चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का मिलान करना है। नवपाषाण कालीन स्थल को और दूसरे साइड भी नवपाषाण कालीन स्थल के ही स्थान है, कौन सी जगह कहाँ है, आपको इससे मैच करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता होंगे, बट एक या दो जो भी आपको पता हो उससे आप मैच करके देख सकते हो, तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। जैसे आप सबसे पहले देखो, पय्यमपल्ली नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पर होना चाहिए, तमिलनाडु में होना चाहिए। तो अब आप देखो डी का ऑप्शन 1 किस में दिया हुआ है। देखो डी का ऑप्शन 1 केवल सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सूची का मिलान करना है। तो इसमें एक साइड में ताम्रपाषाण युग की स्थल है और दूसरे साइड में इसकी नदियां हैं उससे रिलेटेड। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आहाड़, कायथा, स्वालदा, मालवा। कोई नाम आपको इसमें से सुना हुआ लग रहा है? तो आप देखो मालवा, आपने मालवा का पठार ये सब पढ़ा होगा। तो आप जो मालवा है, मालवा आपको क्या लगता है कहाँ पर है? मालवा का आपका हो जाएगा नर्मदा। मालवा का क्या हो जाएगा? नर्मदा। अब आप देखोगे कि ऑप्शन डी का 2 किस में है, तो ऑप्शन डी का 2 एक ही ऑप्शन है, सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके बाद से आपका सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु या सैंधव सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो आपको पता होगा कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग, आदि, उत्तर
तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया, यानी लेखन कला के जो ज्ञान से पहले का काल था उसको क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक कालखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी कि 2300 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल है और सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो एक से ज़्यादा है इनमें, पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, तो इसमें क्या हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक। नेक्स्ट, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, मिनी हड़प्पा, लोथल, देसलपुर, सोहगौरा, कोटतीची। तो आपने ज़रा सी भी अगर सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आपको इतना तो पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल, और ये आज के आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, बंदरगाह मीन्स पोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के, लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, अभी अभी आपने पढ़ा, कहाँ कौन सा है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, बैल, हाथी, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो बैल और हाथी की तो जानकारी थी, लेकिन घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में कई मतभेद हैं। हड़प्पा के विभिन्न स्थल से प्राप्त अस्थियां गदखुर की हैं या पालतू घोड़े की हैं, हालांकि ये निश्चित कर पाना कठिन है कि किसकी हैं। तो इस बेस पे जो बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था वो था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, टेराकोटा। तो देखो आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बनावली यानी हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नाम के सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नाम के स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की भी प्राप्ति हुई है। तो टेराकोटा जो मिट्टी से बने जो सामान थे सजावट वाले उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके जो हल मिले थे वे कहाँ से मिले थे, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, कालीबंगा, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कौन सी मिट्टी से स्थित, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। देखो मैंने अभी बताया था ना कि टेराकोटा क्या है, वो मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को बोलते हैं जिनको पका के और उनमें कुछ डिज़ाइन बना के बनाते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, वीएस में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, क्योंकि उसको सजाते थे टेराकोटा में मिट्टी के बर्तनों को पका के फिर उसको सजाते थे, तो किस रंग से, लाल रंग से। अभी भी आपने देखा होगा कभी दीपावली में या किसी फेस्टिवल में मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उस पर रंग लगा के डिज़ाइन बनाते हैं, तो लाल रंग से ही करते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना, कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो इसका राइट आंसर है 900 वर्ष। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसका पतन कैसे हुआ था, वर्षा ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया है, वैदिक काल। तो वैदिक काल के भी कुछ प्रश्न लगा लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, पाटलिपुत्र, चंपा, राजगिरी या वैशाली। तो इसका राइट आंसर है राजगिरी, जिसका वर्तमान नाम
राजगीर है और पाटलिपुत्र का क्या है, पटना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अच्छा, आपको पता है कि कितने वेद हैं? पता ही होगा। 4 तरह के वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और चौथा आप कमेंट करके बताना। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी आपने देखा सोम और इस पे पर नामकृत देवता। सोम क्या था? सोम रस, जिसे हम आज के टाइम पे सूप बोलते हैं, यानी सब्जियों का जो रस था उससे बनाते थे, उन सब से बनाए गए एक पेय पदार्थ थे जिसको हम सोम रस कहते थे, और ये सोम देवता को समर्पित था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में या किस वेद में? तो ये ऋग्वेद है गायत्री मंत्र, और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में पढ़े थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या फिर धर्मशास्त्र के समय में? तो हालांकि ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है, चारों जो वर्ड हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन सब का वर्णन इसमें भी है, लेकिन इसमें बोला है कि स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो ये धर्मशास्त्र के समय में है। धर्मशास्त्र के समय में सूत्र काल में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां थीं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? अछूत की अवधारणा। इन चारों वर्णों का जो वर्णन है वो तो आपका ऋग्वेद में भी है स्पष्टता, लेकिन यहाँ पे अछूत की अवधारणा जो बोला है कि स्पष्टता कहाँ से? तो इन 4 वर्णों के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी जातियों का वर्णन था, किसमें? धर्मशास्त्र के समय में। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर धर्मशास्त्र के समय में है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के बारे में बहुत सारे अलग अलग मतभेद हैं। कुछ का कहना था कि ये सबसे पहले हित्ती नाम की जाति ने लोहे का प्रयोग किया था, और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ, चावल के अवशेष के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की भी प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगज कोई का महत्व इसलिए है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। बीजगोई क्या है? एशियाई माइनर से 14वीं शताब्दी की कुछ अभिलेख मिले हैं। एक जगह है, यहाँ से कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाथ देवताओं का आवाहन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? तो इसका राइट आंसर है आपका परुष्णी, जिसको आधुनिक रावी नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं? तो ये आपके उपनिषद में है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उपनिषद की रचना कब की गई? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान की गई थी। दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर इसमें चर्चाएं शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।